Hello dear students, good evening to all of you. First of all, as is usual, I am going to give the right response of the questions. And the first question is, which among the tragedies of Marlowe is regarded the most autobiographical? जो पहला प्रश्न है उसको देख लें. Which among 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 the tragedies tragedies of Christopher Marlowe, CHRISTO PHER MARLOW, Christopher Marlowe is regarded REGAR the most autobiographical AUTOBIOGRAPHICL. ये प्रश्न है जो आपसे पूछा गया था. तो ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वह कहीं ना कहीं जो आपको पढ़ाया गया रहता है उसी से जुड़े हुए होते हैं. तो जैसे ही प्रश्न आप देखते हैं या जिसको नोट डाउन करते हैं, तो जब नोट डाउन करें तो उस समय पे याद रखें, या जब आप प्रश्न पढ़ें तो उसको याद रखें, तो आपको प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में काफ़ी आसानी होती है. इसलिए कहा जा रहा है. तो जो पहला प्रश्न है कि विच अमंग द फॉलोइंग, विच अमंग, अब यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं है. द ट्रेजेडी ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो इज रिगार्डेड द मोस्ट ऑटोबायोग्राफी. तो ये आपसे प्रश्न पूछा गया था. इसका जो राइट रिस्पांस होगा वह राइट रिस्पांस इसका क्या होगा, क्रिस्टोफर मार्लो की जो मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल है वह क्या है, डॉक्टर FAUSTS, वह क्या है, डॉक्टर फास्टस है. दूसरा देखें, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वह है फास्टस कॉल्स होमो फ्यूगे FAUSTUS CASS कॉल्स होमो, होमे HOMO है HOMO FUG होमो फ्यूगे. विच मीन्स पूछा गया था WHICHMEANS, जिसका मतलब है, यह पूछा गया था. तो मतलब है फ्री मैन FREEMAN बराबर JESSCHRIST, जिसका होमो फ्यूगे का मतलब क्या है, फ्री मैन. यह जो होमो फ्यूगे है यह क्या है, जर्मन वर्ड या जर्मन PHRAS, यह क्या है, जर्मन फ्रेज है. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल हैज नो सर्कमफ्रेंसेस. क्वेश्चन नंबर 3 है हेल HELL हैज नो CIRCUM FERENCS नो सर्कमफ्रेंसेस. यह लाइन किसने स्टेट किया है, स्टेटेड बाई, तो स्टेटेड बाई मेफिस्टो फिलिप्स MEPHISTOPHILIES. तो जो राइट रिस्पांस है इसका वह क्या है, मेफिस्टो फिलिप्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फास्टस सेल्स इज सोल्ड टू डेविड फॉर फास्टस FAUSTUS SESS सेल्स हीज SOL sold to डेविड फॉर, वह किसके लिए बेचता है, फॉर द वर्ल्डली नॉलेज, फॉर द नॉलेज KNOWLEDG, नॉलेज या वर्ल्डली नॉलेज, आप कुछ भी कर सकते हैं. यह हो गया. नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है वह है फास्टस लर्न्स, क्या सीखता है, या डॉक्टर FAUSTUS LEARNS लर्न्स, फास्टस सीखता है. तो क्या सीखता है, नेक्रोमेंसी NECROMANCY. जो राइट रिस्पांस है वह क्या है, नेक्रोमेंसी. जो राइट रिस्पांस है वह क्या है, नेक्रोमेंसी है. तो चले जो प्रश्न है आपके सामने एक बार पुनः उनको रिपीट कर दिया जा रहा है. विच अमंग द ट्रेजेडीज ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो इज रिगार्डेड द मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल. मार्लो के जो ट्रेजेडीज हैं उनमें देखें तो किससे सबसे ज्यादा आत्मकथात्मक माना जाता है. वेयर देयर इज ग्रेट सिमिलरिटी बिटवीन द कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी अप्रोच ऑफ लाइफ बिटवीन द हीरो एंड ऑथर. कहाँ पे है, वह डॉक्टर फास्टस में है.
दूसरा है फर्स्टस कॉल्स होमोफ्यूग। फर्स्टस कहता है होमोफ्यूग which means, तो which is a German phrase which means free man means Jesus Christ. Next है hell has no circumferences या no real circumferences, it is only state of human mind. अगर देखें तो नर्क जो है, नर्क की कहीं कोई सीमा रेखा नहीं, यह केवल एक मानवीय मस्तिष्क की उपज होता है। फास्टस महोदय ने कहा है, यह जो है किसने कहा है, तो मेफिस्टोफेलिस ने कहा है। नेक्स्ट, फास्टस सेल्स हिज सोल टू डेथ फॉर द वर्ल्डली नॉलेज, सांसारिक ज्ञान के लिए। लास्ट क्वेश्चन है डॉक्टर फास्टस लर्न्स नेक्रोमेंसी। डॉक्टर फास्टस क्या सीखता है, तो डॉक्टर फास्टस नेक्रोमेंसी सीखता है, इसको आपको ध्यान देना है। तो अभी तक जिन प्रश्नों को आपने देखा है तो उसमें जो है जो प्रश्न आपको बताए गए हैं उन प्रश्नों के हिसाब से देखें अगर, तो जो प्रश्न आपको बताए गए उन प्रश्नों को अगर हम देखें तो लगभग आपका बैकग्राउंड द यूनिवर्सिटी बिट्स यह समाप्त होता है। जो नया टॉपिक शुरू होगा आज से वह क्या होगा, विलियम शेक्सपियर होगा, वह विलियम शेक्सपियर होगा। इन प्रश्नों को आपने उतार लिया होगा। अब आज से नए टॉपिक का जिक्र होगा। तो नया टॉपिक शुरू करने के पहले हम शॉर्ट में आपको चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिजाबेथन एज बता दिया जाए कि व्हाट इज द ट्रू सेंस व्हाई एलिजाबेथन इज कॉल्ड या रिगार्डेड द फर्स्ट गोल्डन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन एनी वॉक ऑफ लाइफ। अगर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखें, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे रिलीजियस हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे एडवांसमेंट ऑफ साइंस हो, चाहे कॉलोनाइजेशन हो, चाहे साइंटिफिक डेवलपमेंट ETC हो, एलिजाबेथन एज को देखें, एलिजाबेथन एज को द गोल्डन पीरियड रिगार्ड किया जाता है। तो व्हाट आर इट्स साइलेंट फीचर्स, उसके बारे में बताया जा रहा है। अब हमको पढ़ना क्या है, विलियम शेक्सपियर महोदय को पढ़ना है। शेक्सपियर के पहले यहाँ पे लिखा जा रहा है द ELIZABETHAN, द एलिजाबेथन एज। अब द एलिजाबेथन एज को देखें, इसको रिगार्ड किया जाता है यहाँ से 5582 to 1603, यहाँ से यहाँ तक भी रिगार्ड किया जाता है। या इसको देखें 1509 to 1625 ड्यू टू द लिटरेरी इम्प्रेशंस भी रिगार्ड किया जाता है। तो एलिजाबेथन एज को हम देखें द ट्यूडर पीरियड भी कहते हैं, इसको द ट्यूडर पीरियड भी कहा जाता है। तो जो पहले इंपॉर्टेंट किंग्स ऑफ दिस पीरियड हैं शॉर्ट में उनके बारे में आपको बता देते हैं। अब 1509 लिखा है, इसे द ट्यूडर पीरियड कहा जाता है। द TUDOR द ट्यूडर पीरियड कहा जाता है बिकॉज द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रांग ट्यूडर मोनार्की बाय किंग हेनरी 7। तो हेनरी 7 के द्वारा ट्यूडर मोनार्की जो फाउंड की जाती है उसके प्रमुख राजा कौन हैं, यहाँ से आपको किंग्स लिख दिए जा रहे हैं, आप देख लें। नंबर 1 पे लिखा जा रहा है जो वह है क्या है, किंग या हेनरी, यहाँ लिखा जा रहा है 7। यह कौन है, राजा हेनरी 7वां। यह 485 से लेकर के 509 AD तक रहता है। यह कौन है, किंग हेनरी 7 है। यह कौन है, द फाउंडर ऑफ द स्ट्रांग ट्यूडर मोनार्की इन ब्रिटेन। अब समझ में आ गया। दूसरा इन्हीं का सन है किंग हेनरी HENRY। यह क्या है, किंग हेनरी 8 हैं। इनका पीरियड जो है 1509 to 1547 AD। यह क्या है, यह राजा हेनरी 8वें हैं जिनको आगे आप पढ़ेंगे। यह क्या है, द मोस्ट लर्नेड बट कंट्रोवर्शियल किंग ऑफ ब्रिटेन। आप ढेर सारी चीज़ों को देखेंगे। तीसरा इनके बाद जो देख रहे हैं वह गद्दी बैठता है किंग एडवर्ड। वह गद्दी पे कौन बैठता है, किंग एडवर्ड 6 बैठते हैं। इनका जो पीरियड है वह 1547 से लेकर के 1552 AD माना जाता है। तो अब देखें, यह ओनली 9 years ओल्ड व्हेन ही सीटेड ऑन द थ्रोन। यह कितना थे, ओनली, यहाँ लिखा जा रहा है 9 years ओल्ड व्हेन सीटेड ऑन द थ्रोन, व्हेन SEATED ऑन द THRONE, जब यह गद्दी पे बैठे।
इनके बाद जो गद्दी पे बैठते हैं वह क्या है, क्वीन मैरी। अब क्वीन मैरी या क्वीन मैरी इनको फर्स्ट कहा जाता है। इनका जो पीरियड है 553 से 558 एडी है। इनका जो निक नेम है वह क्या है, द BLOODY। इन्हें क्या कहा जाता है, द ब्लडी क्वीन कहा जाता है। अब जो लास्ट है, फिफ्थ है, वह क्या है, क्वीन एलिजाबेथ ELIZABETH, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। इनको रिगार्ड किया था 558 to 1603 AD। अब इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है नियरली NEARLY 45 ईयर्स, इनका एक्सपेंडेड नियरली 45 ईयर्स। अब देखें, इनको ब्लडी क्वीन कहा जाता है। तो ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी, ड्यूरिंग या इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द 16th सेंचुरी, in the beginning of the 16th century, after the death of King Henry VIII, great political ups and downs, great political upheavals created in the country। आप ऐसे देख लें, इन्हीं के किंग हेनरी 8 के पीरियड में दो महान कवियों की हत्या हो जाती है। सर थॉमस वाइट महोदय दिवंगत हो जाते हैं ड्यू टू फीवर, और लाभसरे की हत्या करा दी जाती है। दूसरी तरफ देख रहे हैं, थॉमस मोर जिन्होंने यूटोपिया लिखा, उनकी हत्या करा दी जाती है। राजा नाराज हो जाता है। तो यह जो पीरियड था, यह द पीरियड ऑफ द लिटरेरी डेवलपमेंट, द पीरियड ऑफ लिटरेरी डेवलपमेंट, बट ड्यू टू द फ्रैंटिक नेचर ऑफ द किंग, जो लिटरेरी मैन होते थे, द लिटरेरी मैन मोस्टली फियर्ड फ्रॉम द फ्रैंटिक नेचर ऑफ द किंग, ड्यूबियस नेचर, सस्पिशियस नेचर ऑफ द किंग। तो जो लिटरेचर डेवलप हो रहा था वह दब जाता है। इनके मृत्यु के बाद इनका एकमात्र बेटा जो गद्दी पे बैठता है, किंग एडवर्ड 6 बैठता है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ किंग एडवर्ड 6, ग्रेट पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी प्रिवेल्ड इन द कंट्री, ग्रेट पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी प्रिवेल्ड इन द कंट्री विच बॉर्ड द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर। इनके पीरियड में जो साहित्यिक विकास होता है वह दबता है। क्यों? आपने देखा कि ही वॉज ओनली 9 years old when he seated on the throne of England, गद्दी पे बैठा। ही हैज़ नो सेंस हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू गवर्न द कंट्री, कैसे कंट्रोल करें, कैसे गवर्न करें। उसके बाद क्वीन मैरी बैठती। क्वीन मैरी महोदय को देखें तो यह जो क्वीन मैरी महोदया हैं, यह इनकी शादी होती है। सी वॉज मैरिड विथ, इनके बारे में लिखा जा रहा है यहाँ, ऐसे देख लें, सी वॉज मैरिड विथ किंग PHILIP फिलिप सेकेंड ऑफ स्पेन। अब आपको समझ में आएगा जब एलिजाबेथन एज पढ़ेंगे। ऐसे देखें कि क्वीन मैरी वॉज मैरिड विद द किंग फिलिप सेकेंड ऑफ स्पेन, क्योंकि हमें स्पेनिश आर्माडा पढ़ना है। बट सी वॉज इशूलेस एंड सी एनी हाउ कंट्रोल द कंट्री, कंट्रोल द पॉलिटिकल and religious upheavals of the country through the theory of the check and balance, divide and rule। उसने एक नए सिद्धांत का सृजन किया, चाहे उसको आप चेक एंड बैलेंस कह सकते हैं और चाहे उस थियोरी को डिवाइड एंड रूल भी आप कह सकते हैं। उसने किसी तरह से एनी हाउ सी गवर्न द कंट्री। कहा जाता है कि मोर देन 300 प्रोटेस्टेंट प्रीस्ट्स वर किल्ड बाय द सेक्रेट मिशन, बाय द सेक्रेट सजेशन ऑफ द क्वीन। रानी अपनी कमियां छिपाने के लिए प्रोटेस्टेंट्स की हत्या कराती है, जिसके कारण इनको ब्लडी क्वीन की टाइटल मिलते हैं। अंततः देख रहे हैं कि इन 1558 सी वाज हैंग। यह ब्रिटेन की परहैप्स पहली रानी थी जिसको हैंग कर दिया जाता है। जब हैंग कर दिया जाता है तो एट लास्ट एनी हाउ क्वीन एलिजाबेथ सक्सीडेड ऑन द थ्रोन ऑफ ब्रिटेन, क्वीन एलिजाबेथ सक्सीडेड ऑन द थ्रोन ऑफ ब्रिटेन। यह किसी तरह से गद्दी पे सफल होती है। क्वीन एलिजाबेथ महोदया गद्दी पे बैठती हैं 58 में, और इनका जन्म कब होता है आपको पता है कि इन 1533 में। तो सी वॉज नियरली 24 years old when she seated on the throne of Britain। अब एलिजाबेथ को देखते हैं। तो क्वीन एलिजाबेथ जब गद्दी पे बैठती हैं तो यह लगभग 24 साल की होती हैं, और जो गद्दी इनको मिलती है अंततः देखें, द थ्रोन विच वॉज गिवन by the constitution by the parliament of the country to the virgin queen was made by thorns। यह कांटों का बना हुआ था।
यह ऐसा ताज था जो कांटों का बना हुआ था। एवरीवेयर ओनली द पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल अपील्स वाज विजिबल इन द कंट्री। चारों तरफ से देख रहे हैं अराजकता ही अराजकता थी। दूसरी तरफ देख रहे हैं कि ड्यू टू हिज मजेस्टिक पावर, ड्यू टू हर charismatic power, the queen controlled every appeal of the country and beautifully guides the country. So it was during her period called the golden period, and the queen was addressed by the different poets and authors as the goddess, as a goddess of justice इनको कहा जाता है। तो during the period of Queen Elizabeth, great political, economic, religious and social balance was maintained by the queen। जो इन्होंने मेंटेन किया वह कैसे किया? एक तो देखें ड्यू टू द क्रशिंग ऑफ द फ्यूडल्स इन द कंट्री, FEUDAL, फ्यूडल्स माने होता है सामंत। पहला काम इन्होंने किया, जो फ्यूडल्स थे उनको क्रश करने का प्रयास किया। फ्यूडल्स को क्रश किया तो करप्शन वाज बर्ड इन द कंट्री। दूसरा देखें, जो पॉलिटिकल एम्बिशन ऑफ द ड्यूक एंड ऑल्स था, पॉलिटिकल एम्बिशन POLITI, पॉलिटिकल AMBITION, एम्बिशंस ऑफ द ड्यूक एंड ऑल्स, यह रुकता है। तीसरा देखें रिलीजियस टॉलरेशन GIOS TOLERAT, जो रिलीजियस टॉलरेशन था, बिकॉज द क्वीन रेस्पेक्टेड एवरी ब्रांच ऑफ रिलीजन। सपोज दैट यू आर अ रोमन कैथोलिक, यू आर अ प्रोटेस्टेंट, you are a Puritan or Anglo-Catholic, but try to maintain the equality in the field of religion. Don't crave for supremacy. Every branch of Christian religion was equal in the eye of Queen. She respected equally. वह समानांतर रूप से बिहेव करती थी। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है ज़बरदस्त इस पीरियड में देख रहे हैं कि इकोनॉमिक यह ग्रोथ होता है। अब जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उससे क्या बढ़ता है? इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, इंटरनेशनल TRAD, ट्रेड एंड कॉमर्स का डेवलपमेंट होता है, कॉमर्स का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट जो है वह कोलोनाइजेशन, COLONIZATI, कोलोनाइजेशन होता है। पहली बार देख रहे हैं यह जो अमेरिका है, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म होती है 1531 दिसंबर 1599 वह फॉर्म होती है। उस पे जो सिग्नेचर होता है फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स इन द एशिया, इन द ईस्टर्न एशिया, वह किसका होता है? क्वीन एलिजाबेथ का होता है। दूसरा कोलोनाइजेशन कैप्टन ड्रेक को देखें तो इस पीरियड में फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिका was, a few part of America was colonized during the period of the Queen, and there was founded a colony under the title Virginia. Virginia means under the government, under the guidance of the Virgin Queen Elizabeth. जो लास्ट है जिसे हमें पढ़ना है वह क्या है? लिटरेरी डेवलपमेंट, LITERARY DEVELOPMENT, यह क्या है? लिटरेरी डेवलपमेंट है। तो लिटरेरी डेवलपमेंट सब्स्टिट्यूट द एवरी डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। साहित्यिक विकास ने जो भी कुछ भी विकास था उस विकास को कहीं ना कहीं से देखें सबड्यूट किया, माने पीछे छोड़ा। क्योंकि जो साहित्यिक विकास था पहली बार देख रहे हैं द रियलिज्म इन रोमांस केम ड्यूरिंग दिस पीरियड। The romantic literature first of all began to compose during this period, and the greatest exponent of this period were William Shakespeare. अगर देखें तो the greatest author of, the greatest poet of the day, इसीलिए शेक्सपियर महोदय को sometimes कॉल किया जाता है the national poet of Britain during Elizabethan period, उनको national poet भी रिगार्ड किया जाता है। दूसरा देखें the drama reached at its apex in the hands of the university wits. English language, the Middle English language became the modern English language during the period of Queen Elizabeth. ये सभी घटनाएं कब घटती हैं? इसी पीरियड में घटती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि द फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द टेबल अल्फ़ाबेटिकल वाज पब्लिश ड्यूरिंग दिस पीरियड बाय विलियम काउड्री। तो एलिजाबेथन पीरियड में देख रहे हैं कहीं ना कहीं इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ देयर वाज डेवलपमेंट विजिबल।
कहीं ना कहीं जीवन के हर एक क्षेत्र में विकास विजुअल होता है, विकास दिखाई देता है। उसी विकास की जो परिणति थी, द अपेक्स ऑफ द डेवलपमेंट वाज विलियम शेक्सपियर। अब आप देखें यहाँ पे जो आपके आथर शुरू करना है वह क्या है, WILLIAM SHAKES PEAR। यह विलियम शेक्सपियर महोदय हैं। यह 1564 to 1616 AD। अब शेक्सपियर महोदय को देखें तो शेक्सपियर महोदय को द वार्ड ऑफ हेवन, द स्वान ऑफ एवन, आर द नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड, a bardolatory poet, different titles, each acclaimed by the different titles। ढेर सारी टाइटल्स से इनको नवाजा जाता है, बट परहैप्स ही वॉज अ मैन बिहाइंड द टाइटल। यह टाइटल से परे के व्यक्ति थे। शेक्सपियर महोदय को देखते हैं तो शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। यहाँ से शुरुआत की जाती है। आप ऐसे देख लें, एक छोटा सा आपके सामने ग्लोब बना दिया था। अगर इस ग्लोब को हम ऐसे कर देते हैं, ओनली फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, शुरू में जब आप पढ़ने आते हैं तो उस समय पे आपको बताया गया था व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ग्लोब। इस ग्लोब का इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो यह जो ग्लोब बनाया जाता है यह स्कॉटलैंड है, यह COTLAND। यह क्या है, इंग्लैंड, ENGLAND। यह क्या है, WALES। यह आपका वेल्स है। अब वेल्स है तो यह क्या है, नॉर्दर्न, IRELAND। यह क्या है, साउदर्न, IRELAND। अब अगर हम इसको यहाँ पे लंदन को मान लेते हैं, इस पॉइंट को हमने क्या माना है, इसको हमने लंदन माना है, तो अप्रॉक्सीमेट जो शेक्सपियर का बर्थ प्लेस है ये यहाँ पे पड़ता है WARWICKSHI, वारविकशायर। यह वारविकशायर क्या था, यह डिस्ट्रिक्ट था। इट वॉज द नेटिव डिस्ट्रिक्ट वेयर शेक्सपियर्स पेरेंट्स यूज टू लिव एंड लिव्ड देयर। यहाँ पे रहा करते थे। जो शेक्सपियर के ग्रेट ग्रैंडफादर थे, शेक्सपियर के जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वह कहाँ के थे, ही वाज अ नेटिव सिटीजन ऑफ स्मिथफील्ड। इसको मिटा दिया जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं यह ग्लोब किसके लिए बनाया गया था, ओनली टू लोकेट द टू थिंग्स। एक तो देखें यह वारविकशायर है, दूसरा इशू होता है STRATFORD UPON इसको लेकर के ढेर सारे विद्वान जन अपनी अपनी राय देते हैं। तो जो टाइटल होती है, देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू चेंज द sequence ऑफ द टाइटल, टू चेंज द स्पेलिंग ऑफ द टाइटल, या टू चेंज द प्रीपोजिशन ऑफ द टाइटल अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ टाइम। ऐसा नहीं होता है। यह जो वारविकशायर है, यह स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन है। यह दोनों की शुरुआत कब से होती है, CELTIC। यह सेल्टिक पीरियड में होती है। यह मिलते हैं कब से, सेल्टिक पीरियड से मिलते हैं। और जब टाइटल इसकी रखी गई थी तो वहाँ पे अपान लगा हुआ था। जब यह अपान लगा हुआ था, देन एज आई गेस इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज वाज नॉट डेवलप्ड इन ब्रिटेन। यह टाइटल तब रखी गई थी जब शायद अंग्रेजी व्याकरण या अंग्रेजी भाषा ब्रिटेन में पैदा नहीं हुई थी, क्योंकि यह 500 BC से लेकर के 55 AD की बात की जा रही है। आपको तो पता है यह सेल्टिक पीरियड अगर ऐसे भी देख लें तो 600 BC टू 55 BC रिगार्ड किया जाता है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पीरियड। हम जो बात कर रहे हैं वह किस पीरियड की कर रहे हैं, हम इस पीरियड की बात कर रहे हैं। तो देयर इज़ नो मैटर ऑफ डिस्कशन एज आई थिंक टेकिंग द टाइटल स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन और स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। यह जब एग्जाम में आएगा तो व्हाट वाज द रियल टाइटल या व्हाट इज़ द रियल टाइटल ऑफ शेक्सपियर्स नेटिव विलेज स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन। तो यह क्या है, विद रेक्टिफिकेशन इन द यूज ऑफ प्रीपोजिशन। आधुनिक काल में जो प्रीपोजिशन में सुधार करके कहते हैं वह ऑन करते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, यहाँ पे अपान ही रहेगा। यह आपने देख लिया। चलें फिलहाल तो जो अभी आपने देखा कि शेक्सपियर्स ग्रेट ग्रैंडफादर रिचर्ड शेक्सपियर के बारे में जिक्र चल रहा था,
तो शेक्सपियर्स ग्रेट ग्रैंडफादर रिचर्ड शेक्सपियर वाज अ नेटिव सिटीजन ऑफ द विलेज स्मिथफील्ड इन द डिस्ट्रिक्ट वॉरविकशायर। यहाँ से डिस्कशन शुरू होता है। शेक्सपियर महोदय के जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे उनका नाम क्या था? रिचर्ड शेक्सपियर, RICHARD SHAKESPER। रिचर्ड शेक्सपियर अ फेमस YEOMAN। यह रिचर्ड शेक्सपियर क्या था? इन द सर्विस ऑफ द लैंडलॉर्ड, यह योमैन थे, यह धनुर्धर थे। एंड ही हैड अ सन जॉन शेक्सपियर, जॉन SHAKESPER। जॉन शेक्सपियर नियरली इन 1555 या 1556 was married with Mary Arden MARYARDN। किससे शादी होती है? उनकी शादी मैरी आर्डन से होती है। तो जब मैरी आर्डन से उनका मैरिज होता है जॉन शेक्सपियर महोदय का, तो जस्ट लाइक टुडे इन द एंशिएंट एंड मेडिवल एरा आल्सो एट द टाइम ऑफ मैरिज समथिंग वाज प्रोवाइडेड, समथिंग इन एंशिएंट and medieval, not on the name of dowry, but something was gifted, taking the parting of the daughter from the house of her parents। कुछ न कुछ गिफ्ट किया जाता था। तो जब गिफ्ट किया जाता था उस पीरियड में उसी को डाउरी कहा जाता था। कुछ लोग कहते हैं कि नियरली 27 ACRS एकर्स ऑफ लैंड एंड अदर थिंग्स। अब पहले जो कुछ भी गिफ्ट किया जाता था, न तो कार होती थी, न मोटरसाइकिल, न स्कूटी होती थी, या न तो घड़ी, साइकिल, बाजा, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी होता था। तो जो भी गिफ्ट किया जाता था वह क्या था? आइदर गोल्ड और सिल्वर और द लैंडेड प्रॉपर्टी और द कैटल्स, एनिमल्स जो दिए जाते थे वह यही लड़की को गिफ्ट किए जाते थे। ऐसा माना जाता है नियरली 27 एकर्स ऑफ लैंड गिफ्ट किया जाता है मैरिज में। अब जब गिफ्ट किया जाता है तो यह जो लैंड था, इट वाज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ वाई रिवर स्ट्रैटफोर्ड STRATFORD अपॉन A1 मीन्स on the bank of A1 river, AVON, on the bank of A1 रिवर RIVR। यह यहाँ पे सिचुएटेड था। सो आफ्टर द मैरिज शेक्सपियर्स फादर जॉन शेक्सपियर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्रीकल्चर ही शिफ्टेड फ्रॉम स्मिथफील्ड टू स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। वह शिफ्ट होते हैं जैसा कि आपने देखा, बिकॉज दिस लैंड द लैंड गिफ्टेड बाय हिज फादर इन लॉ was situated on the bank of Wye River, so it was completely more fertile than the paternal land at Smithfield। जो वहाँ था यह यहाँ पे आते हैं। जब यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं तो ही बिगेन हिज कैरियर एज अ फार्मर, एज एन एग्रीकल्चरिस्ट। शेक्सपियर महोदय के फादर जब स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में आते हैं, ये अपना लाइफ बिगिन करते हैं, तो किससे करते हैं? फ्रॉम द एग्रीकल्चर से करते हैं। अब फ्रॉम द एग्रीकल्चर, ऑल्दो शेक्सपियर्स फादर जॉन शेक्सपियर वाज नॉट एजुकेटेड, ओनली ही कुड राइट हिज नेम। तो उन्हें इलिटरेट भी नहीं कहा जा सकता है, बट ही वॉज नॉट वेल एजुकेटेड, लेकिन वह वेल एजुकेटेड तो नहीं था। तो यहाँ पे ही अप्लाइड फॉर द डिफरेंट थिंग्स विद इन अ टाइम। उन्होंने एक तो अप्लाइड किया फॉर द आयरन क्रॉस, ही वॉज एग्रीकल्चर, ढेर सारे बिजनेस को शुरू किया। और टिम्बर मर्चेंट, टिम्बर मर्चेंटशिप मीन्स होता है कीमती लकड़ी के विक्रेता, कीमती लकड़ी के विक्रेता। उसके बाद सोफर्स, सोफर्स मीन्स होता है आढ़त, थोक में गल्ला खरीदना, उसको बड़े शहर में ले जा कर के बेच देना। दूसरा देखें वूल्स ट्रेडिंग, तो बाय द डिफरेंट ट्रेड्स विद इन अ टाइम he very soon he became the most wealthy person of the locality, means Stratford upon Avon, वहाँ के सबसे समृद्ध बन जाते हैं। After that the iron cross was granted, iron cross was granted by the queen, या आप कह सकते हैं कि by the duke, by the landlord, जो भी था वारविकशायर का, उसने इनको जो है आयरन क्रॉस ग्रांट कर दिया। एंड ही became the sheriff, जिसे आज आप मुखिया कहते हैं, जिसे सरपंच कहते हैं, ग्राम प्रधान कहते हैं, वह क्या बन गए? ही बिकेम द शेरिफ और बेलियल ऑफ स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन। बाय द पासिंग ऑफ टाइम ही हैड 2 sons and 2 daughters।
2 sons and 2 daughters, means he became the father of 4 children. द फादर ऑफ 4 चिल्ड्रन, जिसमें से कि इनके देखें जो 2 बेटे होते हैं वो एक्सपायर कर जाते हैं, 2 एक्सपायर कर जाते हैं, तो 2 बच्चे एक्सपायर कर जाते हैं। तो एनी हाउ विलियम शेक्सपियर, एडमंड शेक्सपियर एंड हिज सिस्टर सर्वाइव, यह लोग सर्वाइव करते हैं, यह लोग बचते हैं। इन द बिगिनिंग शेक्सपियर्स फादर वॉज नॉट डिजायरस टू एजुकेट हिज सन, टेकिंग द डेथ ऑफ हिज एल्डेस्ट सन एंड डॉटर। एक लड़का एक लड़की खोने के बाद इनके जो फादर थे वह नहीं चाहते थे कि बच्चे को पढ़ाया जाए, बेटे को पढ़ाया जाए, बट ड्यू टू द प्रेशर ऑफ हिज वाइफ मैरी अर्डेन, एट लास्ट शेक्सपियर वाज एडमिटेड इन द स्कूल। शेक्सपियर महोदय को देखें कि उनके फादर क्यों नहीं चाहते थे, पहले के लोगों को देखें तो ग्रेट सुपरस्टिशियस बाय नेचर, टेकिंग द रोल ऑफ द विचेज और अदर अपैरिशंस ऑन द वे व्हेन द स्टूडेंट्स वर गोइंग टू द स्कूल। ऐसा माना जाता था जब बच्चे घर से जाते हैं तो भूत प्रेत लग जाते हैं। बाल्यावस्था में जिन बच्चों की डेथ हुई, शेक्सपियर महोदय को देखें तो जिन बच्चों की डेथ हुई, इनके भाई थे कि इनके बहन थे, उसके लिए भी कहीं न कहीं सुपरस्टिशंस को जिम्मेदार माना जाता है। फिलहाल अंततः देख रहे हैं एनी हाउ शेक्सपियर वाज एडमिटेड इन द फ्री किंग्स स्कूल। यह किंग्स स्कूल था, यह चैरिटेबल होता था, जिसका नाम क्या था, किंग्स स्कूल था। अब देखें यह जो किंग्स स्कूल थे यह कब फाउंड किए गए थे, इनका जो ऑर्डर किंग्स स्कूल था यह किसके नाम पे था, ऑन द नेम ऑफ किंग हेनरी VIII, but founded by Queen Mary in 1553 या 1504 AD। यह किंग्स स्कूल क्या थे, राजा हेनरी VIII ने ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ही पास्ड एन ऑर्डिनेंस, उन्होंने एक अध्यादेश पास किया था। वह जो अध्यादेश पास किया था उसमें यही आदेश था कि विद इन 3 to 5 kilometers एन एवरी विलेज वर्नाकुलर स्कूल विल बी फाउंडेड, यह स्थापित होंगे। यद्यपि राजा दिवंगत हो जाता है, उसके बाद क्वीन मैरी ने इस्टेब्लिश किया। तो जो भी ऐसे चैरिटेबल स्कूल्स थे उनको किंग्स स्कूल कहा जाता है। तो शेक्सपियर बिगिन हिज एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम द किंग्स स्कूल। तो शेक्सपियर महोदय को यहाँ पे दाखिला दिलाया जाता है, यहाँ वह पढ़ते हैं। शेक्सपियर वाज नियरली 9 years ओल्ड। अब शेक्सपियर महोदय को देखें, जो इनकी उम्र थी वह क्या थी, लगभग 9 साल थी। तो नियरली इन 1572 और 73 ही वाज एडमिटेड इन द स्कूल। यह जो है स्कूल में एडमिट होते हैं। उसके बाद इन 1578 व्हेन हिज फादर वाज अरेस्टेड, माना जाता है कि जब इनके फादर अरेस्ट होते हैं, ही वाज विड्रॉन फ्रॉम द स्कूल, यह निकाल लिए जाते हैं। तो आज यहीं तक। अब आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप उनको देख लें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में शेक्सपियर के बारे में और डिटेल डिस्कशन होगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वह है द स्टोरी ऑफ डॉक्टर फास्टस बिगिंस फ्रॉम, ए क्वेश्चन नंबर 1 है द स्टोरी ऑफ डॉक्टर बिगिंस फ्रॉम, बिगिंस FROM। आपको बताना है कि जो स्टोरी ऑफ डॉक्टर फास्टस है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। दूसरा है व्हाट आर द 7 डेडली सिंस, यह बताना है व्हाट आर द SEVENDEADLYSINS, यह 7 भयानक जो पाप हैं वह कौन कौन हैं। नेक्स्ट है बी दाउ ऑन अर्थ है जो इन द स्काई, लाइन है बी दाउ ऑन अर्थ एज जूब इन द स्काई इज अ लाइन फ्रॉम, यह लाइन कहाँ की है, यह लाइन किसकी है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ डॉक्टर फास्टस पर्सनल सर्वेंट, व्हाट इज द नेम ऑफ
डॉक्टर FAUS पर्सनल सर्वेंट SERVANT, यह बताना है कि उसका नाम क्या था। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ क्लोज फ्रेंड्स ऑफ डॉक्टर फास्टस। व्हाट वाज द नेम ऑफ CLOSE क्लोज फ्रेंड्स ऑफ डॉक्टर FAUS TUS। तो जो आज के प्रश्न हैं एक बार उनको आप फिर से देख लें, इनका उत्तर आप तलाशिएगा, जो पढ़ाया गया है उसी में से होता है। द स्टोरी ऑफ डॉक्टर फास्टस बिगिंस फ्रॉम, जो पहला प्रश्न है वह क्या है, डॉक्टर फास्टस की कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है। दूसरा है व्हाट आर द 7 डेडली सिंस, 7 भयानक जो पाप हैं वह कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है बी द वन अर्थ है जो इन द स्काई इज अ लाइन फ्रॉम, यह लाइन कहाँ से ली गई है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ डॉक्टर फास्टस पर्सनल सर्वेंट, डॉक्टर फास्टस के पर्सनल सर्वेंट का नाम क्या है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ क्लोज फ्रेंड ऑफ डॉक्टर फास्टस, व्हाट वाज द नेम ऑफ क्लोज फ्रेंड्स, डॉक्टर फास्टस के जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनका नाम आपको बताना है। तो इनके प्रश्नों को तलाशिएगा, शेक्सपियर जो शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो से स्पीड पकड़ेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन, बाय।